हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। और इसमें आगे समझेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोनों के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने लिंग हार्मोन्स के बारे में बात की थी, जिसमें से कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में हमने समझा था कि ये हमारे बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ ही गैमीट फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। तो समझते हैं और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और इनके सेक्रीशंस यानी कि इनके हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये हमारे हेड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ नेक में अगर आए तो नेक में ही थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है नेक में। उसके बाद जो किडनी है, किडनी आपको पता है कि पेयर में होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो ये दोनों किडनियां हैं, इनके इधर टॉप पे ऐसे सीड जैसे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। थर्ड नंबर का ग्लैंड मैं इसको मार्क कर रही हूँ। उसके अलावा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जिस टाइम पे पढ़ा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर एक ऑर्गन पढ़ा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय पेनक्रियाज कहते हैं इसको। ये है ग्लैंड जो कि सेक्रीशन करता है, बताएंगे इसके बारे में। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, अंडाशय आपको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अलग अलग भाग होते हैं। तो अंडाशय, ओवरी, जो एग फॉर्मेशन यानी कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन का काम करता है, वहाँ यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर दिखाई गई है। और ये है एक ग्लैंड जो कि सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। उसके अलावा मेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करता है, जो कि मेल बॉडी में मेल के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही मेल गैमीट का भी प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो ये अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का कार्य बताया गया है कि जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जो बाकी ग्लैंड्स है, यहाँ पर बताया गया है ओवरी और टेस्टिस, इनको ये सिग्नल भेजती है, एक तरह से स्टिमुलस भेजती है ताकि ये अपने हार्मोन्स को सेक्रीट कर सकें। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रीनल जैसी कुछ अन्य स्रावी ग्रंथियां भी हैं। तो हमारे यहाँ पर हमारी बॉडी में पीयूष ग्रंथि, वृषण, अंडाशय के अलावा भी और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि कहां पर किस जगह पर कौन सी वाली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। हाँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कीट हैं यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो, और साथ ही मेंढक का जो जीवन चक्र है यानी कि जो लाइफ साइकिल है कि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए हार्मोन्स का क्या रोल रहता है, पढ़ लेते हैं। हम मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस की जो कायांतरण की प्रोसेस है, उसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था। टेडपोल को वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो ये जो क्रिया है यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस की, कायांतरण की जो प्रोसेस है, ये भी हार्मोन से ही रेगुलेट होती है। अब आप सोचेंगे कि हार्मोन से कैसे रेगुलेट होती है, कौन सा हार्मोन वहां पर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेंढक में थायराइड ग्लैंड होती है और यहाँ से सेक्रेट होता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है मेंढक के अंदर, वो सेक्रेट कर रही होती है थायरॉक्सिन हार्मोन और वही रेगुलेट कर रहा होता है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, वो बनाने के लिए, उसके सेक्रीशन के लिए आयोडीन की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो
तो यदि जल में जिसमें टैडपोल ग्रो कर रहा है, टैडपोल आपको पता है कि जो मेंढक है उसकी अर्ली स्टेज टैडपोल होती है और ये मेंढक से बिल्कुल अलग दिख रही होती है, बहुत ही अलग तरीके का टैडपोल रहता है, लेकिन वो ग्रो करके मेंढक बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा गया था मेटामॉर्फोसिस। तो जो ये चेंज हो रहा है, जो ये डेवलपमेंट हो रहा है टैडपोल से फ्रॉग बनने तक का, ये आयोडीन वाले पानी में ही पॉसिबल है। अब आयोडीन ज़रूरी है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। हम कह रहे हैं कि जो थायरॉक्सिन है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो समझ आ रहा है। जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे होते हैं वहां पर जो पानी है, यानी कि वो जो पानी है उसमें आयोडीन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन ज़रूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, और थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही हो रही है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस, यानी कि जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है टैडपोल का मेंढक में, उसकी यहाँ बात की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में अगर आयोडीन नहीं मिलती है, यानी कि जिस पानी में टैडपोल ग्रो कर रहा है वहां पर अगर आयोडीन नहीं है, तो उस समय पर टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी कि टैडपोल ग्रो ही नहीं कर पाएगा एक एडल्ट फ्रॉग में अगर ग्रो होने वाले पानी में आयोडीन की कमी है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है एक्चुअल में वही रिस्पॉन्सिबल है इस मेटामॉर्फोसिस, इस डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत थी और आयोडीन नहीं है तो हार्मोन नहीं बना। ये है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है, यानी कि बॉडी भी फिट हो और माइंड भी फिट होना चाहिए, दोनों ही फिट होने चाहिए, दोनों में ही कोई भी विसंगति नहीं हो। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जब अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शरीर है वो स्वस्थ तभी होगा जब आप हेल्दी फूड खाओगे। तो व्यक्ति को व्यक्तित्व स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तो हेल्दी बॉडी को रखने के लिए और हेल्दी माइंड को रखने के लिए अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, ऐसा बताया गया है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, तो जो बच्चे हैं, एडोलसेंस एज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो टीनेजर्स हैं, उनकी पोषण आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। एक रीडिंग ले लेते हैं बच्चों। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एडोलसेंस वाली जो एज है, जो टीनेजर्स वाली एज है, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वयस्क में चेंज हो रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही होती है। आपको पता है कि ग्रोथ करने की प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है फूड से। तो अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी हमें मिलेगी और हमारी ग्रोथ भी ठीक ढंग से होगी, ऐसा होता है। किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हम भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। तो बच्चों, संतुलित आहार के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक संतुलित आहार आपको पता है क्या होता है। संतुलित आहार में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। तो जो इस तरह का खाना हो जिसमें कि ये सारी चीजें हैं उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। तो हमारा जो भारतीय भोजन है उसमें दाल है, चावल है, फिर हम उसमें घी भी डालते हैं, तो बहुत सारा जो हमारा सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा फूड है डेली जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाता है, कि उसको संतुलित आहार माना जाता है। शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। लौह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं। तो शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, यानी कि जो माँ का दूध है वो एक कंप्लीट फूड होता है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होता है। अब आगे लोहा यानी कि लौह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उसी के थ्रू
जो ऑक्सीजन है और जो फूड है वो हमारी बॉडी की हर एक सेल को मिल रहा होता है और ये एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा खाना, ब्लड बनाने के लिए जरूरत होती है लौह तत्व की, यानी कि आयरन की। तो जो आयरन है, ऐसे फूड हमें खाने चाहिए जिसमें आयरन हमें भरपूर मात्रा में मिले। तो आपके शरीर में भी डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही होती है, तो उसके लिए खून बनना बहुत जरूरी है और आयरन वाली चीजें अगर आप टाइम से खाएंगे तो ब्लड में, तो शरीर में ब्लड की कभी कमी नहीं होगी। तो कौन कौन सी हैं वो चीजें जो कि हमें आयरन प्रोवाइड कराती हैं? पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ये सारी चीजें होती हैं जो किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं, जिससे कि आयरन प्रॉपर अमाउंट में हमें मिलता रहे। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। तो जो भी पैक्ड फूड आप खा रहे हैं, चाहे वो चिप्स हो या कोई और इस तरह की चीजें, चिप्स, कुरकुरे जो आप खा रहे होते हैं, ये पोषण इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर आप इनको खाते हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़े समय के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। इनको हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। तो बच्चों को और सभी, हर इंसान को ही अपनी बॉडी की साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। किशोरों के लिए और आवश्यक है, क्योंकि अब सभी को ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, लेकिन ये जो टीनेजर्स हैं उनमें ज्यादा जरूरी हो जाता है साफ सफाई का ध्यान रखना। ऐसा क्यों कहा गया है, सुनते हैं। जो किशोर है उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां हैं और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा सक्रिय होती हैं, ज्यादा क्रियाशील होती हैं, तो शरीर से ज्यादा गंध आती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली भांति धोकर साफ करना चाहिए। सफाई नहीं रखी जाएगी तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है, यानी कि ज्यादा स्वेट रिलीज करती हैं हमारी जो ग्लैंड्स हैं बॉडी में, पसीना ज़्यादा आता है और टाइम से साफ सफाई हम नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेंगे और उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिस समय पर गर्ल्स को ब्लीडिंग रहती है मंथली, उस समय पर भी विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। साफ रहेंगे तभी बीमारियों से दूर भी रहेंगे। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पैड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको 4-5 घंटे में ही चेंज कर लेना चाहिए। ताज़ी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। शरीर का विकास हो रहा है इस एज में, तो शरीर में विकास की जो ये प्रक्रिया चल रही है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जाए। ऑक्सीजन जाएगी तो उसी से एनर्जी भी बनती है। तो ये ऑक्सीजन जाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर व्यायाम करें, वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो उससे आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। प्रॉपर बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंच रही होती है ऐसे में, तो ज़रूरी है व्यायाम। उसके बाद नेक्स्ट है नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध। निषेध मतलब कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करना है। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है। अब यहाँ पर बॉडी तो ग्रो कर रही है, बट उस टाइम पे ब्रेन भी बहुत फास्ट चल रहा होता है। तो जो एक्टिविटीज़ है मानसिक यानी कि मेंटली जो है आप लोग बहुत फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं। तो उस समय पर वृद्धि काल है जो ये, इस समय पर बच्चे जो हैं वो भ्रमित भी बहुत जल्दी होते हैं, असुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो यदि आपको कोई व्यक्ति यह बताता है कि किसी भी ड्रग, कोई भी नशीली दवा का सेवन आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो आपको स्ट्रेस है, जो टेंशन है, आप कोई एक ड्रग, कोई एक नशीली दवा का यूज़ करें अगर,
तो हो सकता है आपको वो स्ट्रेस कम लगे। ऐसा अगर आपसे कोई कहता है तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, उसको हमेशा न ही कहना है बच्चों, जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है, यानी कि आप उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको उनकी आदत पड़ जाती है। अगर आप इन्हें बार बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती रहेगी, परंतु लास्ट में जाके क्या होगा कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए, खुशी, दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ बताया गया है एड्स के बारे में। तो एड्स फुल फॉर्म है AIDS और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है, पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों, कुछ होते हैं डिजीज और कुछ होते हैं सिंड्रोम। तो डिजीज यानी कि ऐसी बीमारियां जैसे दवाई ली आपने तो ठीक हो गए, वो डिजीज है, कोई प्रॉब्लम आई दवाई ली ठीक हो गई। सिंड्रोम क्या होते हैं? सिंड्रोम ऐसी डिजीज होती हैं बच्चों जिनको दवाई लेकर भी ठीक नहीं किया जा सकता, जो क्योर ही ना की जा सकती हो, तो ऐसी बीमारियों को कहा जाता है सिंड्रोम। तो यहाँ पर भी मैंने फुल फॉर्म बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि अगर ये किसी पर्सन को अगर हो गया तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो ये जो सिंड्रोम है ये होता कैसे है? ये होता है HIV नाम के वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये है वायरस एक तरीके का, यानी कि इसको कहा जाता है शॉर्ट में HIV वायरस। HIV यानी कि एक खतरनाक विषाणु है, बहुत ही डेंजरस वायरस है। यह अगर किसी पर्सन के, किसी एक इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या करता है? ये उस इंसान की जो इम्यूनिटी है, उसका पूरा इम्यून सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे में इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है इस एक वायरस की वजह से कि इंसान एक मामूली बीमारियों को भी झेल नहीं पाता है, छोटी छोटी बीमारियों से भी वो पीड़ित रहता है। क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि बीमारियों से जो लड़ने वाला हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारे शरीर की, वो खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है इस वायरस की वजह से। तो जो ये वायरस है, यह एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरींज द्वारा भी जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, यानी कि इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, तो जो इंजेक्शन की सीरींज सुई होती है उसके थ्रू ये वायरस इजीली बॉडी में जा सकता है। तो वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों से भी होता है। पीड़ित रोगी माँ, यानी कि कोई माँ हो जिसके शरीर में ये वायरस ऑलरेडी है, तो वहाँ से बच्चे को भी ये जा सकता है। दूध अगर वो पिला रही है, फीड करा रही है अपने बच्चे को, उस समय पर ये वायरस माँ से बच्चे के शरीर में जा सकने के चांसेस होते हैं, उसके शिशु में हो सकता है। यानी कि ये HIV वायरस ट्रांसफर, HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो अगर कोई एक HIV पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि किसी के शरीर में ये वायरस है और उसके साथ कोई एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन सेक्सुअली इंटीमेट होता है, तो उस केस में भी ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो ड्रग्स होती हैं वो किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स यूज़ करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, एक सेम कॉमन सिरिंज का यूज़ करते हैं और हमें नहीं पता कि कौन ड्रग्स ऑलरेडी हमारे शरीर के लिए बहुत बुरी होती हैं। लेकिन इस केस में HIV वायरस पीड़ित व्यक्ति वाली सिरिंज गलती से अगर कोई एक स्वस्थ व्यक्ति यूज़ कर ले तो उसको भी ये वायरस हो जाता है। और वायरस बहुत खतरनाक है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो पूरा हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और छोटी छोटी बीमारियों से ऐसा व्यक्ति पीड़ित रहता है और इसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।